हेलो फ्रेंड्स, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी का जो आज का पेपर है 5 जून का। उसके बारे में और उसका जो भी अपने को मिला है आंसर की उसको अपन सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ये आज का पेपर है 5 जून 2022 का। इसको अपन सोल्व करते हैं। देखिए, प्रश्न पत्र एक है ये, और टोटल इसका मार्क्स है 200, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स है। तो कुछ इंट्रोडक्शन है, अनुदेश है, उनको पढ़ लेते हैं। परीक्षा प्रारंभ होने के तुरंत बाद आप इस परीक्षण पुस्तिका की पड़ताल अवश्य कर ले कि इसमें कोई भी छपा फटा या टूटा फूटा प्रश्न अथवा प्रश्नांक आदि न हो। यदि ऐसा है तो इसे सही परीक्षण पुस्तिका में बदल दीजिए। ये आप पढ़ लेना। अभी क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर अशोक के प्रमुख शिलालेख हैं और उधर है कि वो शिलालेख कहाँ है, कौन से स्टेट्स में है। प्रथम इसका धूली ओडिशा, एरागुडी आंध्र प्रदेश दे रखा है, जूगढ़ मध्य प्रदेश, कालसी और कर्नाटक। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन बी होगा। आप मिलाते रहना बाद में। क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, अपनी ये सीरीज नंबर सी है, अपन सीरीज नंबर सी सोल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है नन्नुक, चंदेल, दूसरा जयशक्ति परमार, नागभट्ट तृतीय, गुर्जर प्रतिहार, भोज और राष्ट्रकूट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, इसमें 2 सुमेलित है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है। कौन सा सही है, आपको सही वाला चूज करना है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था, यानी उनको पहले से पता था। जो सामाजिक वर्गीकरण था, 4 वर्ण थे, उनके आधार पर। संगम कविताओं में समर सूर्य का कोई संदर्भ नहीं है। संगम शब्द में जादुई ताकतों के असंगत बताया गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं अपन। किसने राज्य काल में योग वासिष्ठ निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया। तो इसका जो अनुवाद किया गया था वो शाहजहां ने किया था। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था हाल ही में। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है। रामानुज की जो शिक्षाएं हैं उससे के बारे में बताया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें है, मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति है, यानी उन्होंने भक्ति पर बल दिया था। ये इम्पोर्टेंट है और राइट भी है। वेद शाश्वत है और आत्म प्रतिष्ठित है, पूर्णतया प्रमाणित है। तर्कसंगत युक्तियां सर्वोच्च आनंद के मौलिक माध्यम है। ध्यान के माध्यम से मोक्ष पाया जा सकता है। ठीक है, बट इन्होंने जो जिस पर बल दिया था वो भक्ति था, क्योंकि भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे ये। तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने बेरावल के सोमनाथ मंदिर के निकट एक सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है, बिल्कुल करेक्ट है। अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है, ऐसा ये भी करेक्ट है। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एम राधाकृष्णन के द्वारा की गई। ये थोड़ा रोंग है, तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन नहीं होगा इसमें, और ये वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है। तो इसमें होगा, ये शरीर को पर्यावरणीय प्रत्युजन को एलर्जेनों से संरक्षित करती है।
वे शरीर के दर्द सूजन का अपशमन करती है। वे शरीर में प्रतिरक्षा निरोधकों की तरह काम करती है। वे शरीर को रोग जनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती है। तो ये वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परासूक्ष्म कण यानी नेपोपोर्टिकल्स मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में नहीं है। कुछ धात्विक ऑक्साइडों के परासूक्ष्म कण प्रसाधन सामग्री कॉस्मेटिक्स के निर्माण में काम आते हैं। ये तो करेक्ट है। कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के परासूक्ष्म कण जो पर्यावरण में आ जाते हैं मनुष्य के लिए असुरक्षित है। अब उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा और तीसरा एकदम करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए बारकोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है? किसी पादप या प्राणी की आयु का आकलन करने के लिए डीएनए नहीं, ये नहीं होता। समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए ये बिल्कुल होता है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए ये भी होता है। तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं अपन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण में उपयुक्त में से किनकी अधिकता होने से अम्ल वर्षा होती है? तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 2 और 4 यानी नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं। बिल्कुल सही है। भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरणों का निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इससे तापन का प्रभाव होता है। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, दोनों ही ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं ये वाले। तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 तो है, उत्तर पश्चिमी केनिया में बीडी एक वृद्ध शरणार्थी बस्ती है। दक्षिणी सूडान गृह युद्ध से पलायन किए गए कुछ लोग बीडी में रहते हैं। सोमालिया के गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग केनिया में दबाव शरणार्थी संकुल में रहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 12th का क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। आर्मीनिया, अजरबैजान, क्रोएशिया, रोमानिया और उज्बेकिस्तान उपयुक्त में से कौन से तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य हैं? क्वेश्चन नंबर 13, तो इसमें 2 और 5 ये तुर्की राज्यों के संगठन हैं। हिसाब से अपना ऑप्शंस ये वाला सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क है। ठीक है। केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है। पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये बिल्कुल सही है। गोवा में भारत की विशालतम तैरती हुई सौर प्रकाश वोल्टीय परियोजना है। तो देखिए, इसमें गुजरात में विशालतम सौर पार्क नहीं है, ये सौर पार्क राजस्थान में है। दूसरा, केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी तटीय राज्य को
अपने प्रादेशिक समुद्री की चौड़ाई को आधार रेखा से मापित 12 समुद्री मील से अधिक सीमा तक अभिसमय के अनुरूप सुविस्थापित करने का अधिकार है। बिल्कुल करेक्ट। सभी राज्यों के, चाहे वे तटीय हों या भूमध्य भाग के हों, जहाजों को प्रादेशिक समुद्र से होकर बिना रोक टोक यात्रा का अधिकार होता है। ये भी ऑप्शन करेक्ट है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार उस आधार रेखा से 200 समुद्री मील से अधिक नहीं होता जहां से प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है। तीनों ही करेक्ट है, तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कभी कभी समाचारों में उल्लेखित सेकांकुद्वीप विवाद, देखिए ये सेकांकुद्वीप विवाद है, इसके बारे में पूछ लिया गया, का सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। क्वेश्चन है, आमतौर पर यह माना जाता है कि वे दक्षिणी चीन सागर के आसपास किसी देश द्वारा निर्मित कृत्रिम द्वीप है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट लगता है। चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद होता रहता है। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। इधर देश है और इधर हाल ही में समाचारों में होने वाले महत्वपूर्ण कार्य यानी घटनाओं को सुमेलित किया गया है। चीन है, चीन द्वारा स्थायी सैन्य बेस की स्थापना। दूसरा है गिनी, सेना द्वारा संविधान और सरकार का निलंबन। तीसरा है लेबनान, गंभीर और लंबे समय की आर्थिक मंदी। और चौथा है ट्यूनीशिया, राष्ट्रपति द्वारा संसद का निलंबन। तो इसमें ऑप्शंस केवल 3 युग्म है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर अक्सर समाचारों में उल्लेखित रहने वाले चर्चित क्षेत्र हैं और इधर देश हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इधर है अनातोलिया, ये तुर्की में है और ये करेक्ट है। दूसरा अम्हारा, ये इथियोपिया में है, ये भी करेक्ट है। तीसरा कार्बो डेलगाडो, ये स्पेन में चर्चित है, ये भी करेक्ट है। चौथा है कनातोलिया, ये इटली में है, तो ये भी करेक्ट है। तो इस हिसाब से चारों युग्म ही करेक्ट होंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, वन्यजीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वन्यजीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है, यह ठीक है। जब किसी वन्य जीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो वह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर हो, समान संरक्षण का अधिकार है। ये भी करेक्ट है। ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है, गवर्नमेंट इनका रख रखाव करती है। दूसरा, ये वो जब वन्य जीव किसी संरक्षित क्षेत्र में या उससे बाहर हो, दोनों ही परिस्थितियों में उसको संरक्षण का अधिकार है। किसी संरक्षित वन्य जीव के मानव जीवन के खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को मार दिए जाने का पर्याप्त आधार है, ये गलत है। तो उसके कई विकल्प हो सकते हैं, तो हिसाब से अपने ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किसी एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कर्षक के रूप में पाई जाती है। इसमें चींटी, ये कवकों के रूप में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन एक उन फैक्ट्रियों में कामगार निपुणों में औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है? तो एक इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रम ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयला नियंत्रक संगठन कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन सीसीओ की क्या भूमिका है? क्वेश्चन नंबर 22।
TCO भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है, बिल्कुल सही है। इसके अंडर में इंडियन गवर्नमेंट जितना भी कोयला खपत होता है, आयात होता है, उसका सारा डेटा इस विभाग के पास ही रहता है। ये बद्ध कोयला लिग्नाइट खद के विकास की प्रगति का मॉनिटरिंग करता है। ये वाला ऑप्शन ठीक नहीं है। यह कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुसरण करता है। ये भी ऑप्शन करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला वितरण करे। ये वाला इनकरेक्ट है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि किसी विशेष क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा। इससे वह क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र में बदल जाएगा। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत स्वच्छता गठबंधन धारणीय स्वच्छता संवर्धित करने वाला प्लेटफॉर्म है और भारत सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसको वित्त पोषित होता है। ये ऑप्शन गलत है। राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान भारत सरकार के अलावा एक शहरी कार्य मंत्रालय का शीर्षतम निकाय है। यह शहरी भारत सरकार की चुनौतियों को समाधान करने नव प्रवर्तन हल उपलब्ध कराता है। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो इसके बेस पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है? केंद्रीय भूजल आयोग, केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल्स कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संयुक्त राष्ट्र यूएन सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित समिति है और इसके पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करती है। पारंपरिक रूप से प्रतिवर्ष मार्च, जून और सितंबर में इसकी बैठक होती है। ये महासभा को अनुमोदित हेतु रिपोर्ट करती है। से सभी पूर्व सदस्य यूएन सदस्यों के प्रत्यों का आकलन करती है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्रुवीय कोड यानी पोलर कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है? 27 में ध्रुवीय जल राशियों में परिचालन कर रहे जहाजों के लिए एक सुरक्षा का अंतरराष्ट्रीय कोड है। बिल्कुल सही है ये वाला ऑप्शन। यह उत्तरी ध्रुव के आसपास के क्षेत्रों का ध्रुवीय क्षेत्रों में अपने कार्य राज्य क्षेत्रों के सीमांकन का समझौता है। ये ठीक नहीं है। यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों के देशों द्वारा अपनाए जाने वाले मानकों का समुच्चय है। ये भी ठीक है नहीं है। यह अंटार्कटिक काउंसिल के सदस्य देशों का व्यापारिक और सुरक्षा समझौता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। 28 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें से आपको सही कौन से हैं को सिलेक्ट करना है। यूएन महासभा गैर सदस्य राज्यों को प्रेषक स्थिति प्रदान करती है यानी प्रोटेक्ट प्रदान करती है। अंतर सरकारी संगठन यूएन महासभा में प्रेषक स्थिति पाने का प्रयत्न कर सकते हैं। यूएन महासभा में स्थायी प्रेषक यूएन मुख्यालय में मिशन बनाए रख सकते हैं। हिसाब से अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चाय बोर्ड है तो उस पर अपने को कुछ दे रखा है। चाय बोर्ड एक सांविधिक निकाय है और यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न नियामक निकाय है। ये तो इनकरेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है, ये भी गलत है। इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेश कार्यालय है, ये वाला करेक्ट है। तो इस हिसाब से क्वेश्चंस ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 30। मिथ्या के रूप में यह प्रभाव व्यक्त करता है कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिक अनुकूली, इको फ्रेंडली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त है। ये वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है। ठीक है, पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग्स, ईसीबीएस वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो हिसाब से ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल, त्रिपुरा। उपयुक्त में से कितने आम तौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं? 32। तो इसमें से तीनों राज्य हैं, केवल 3 राज्य वो चाय के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 7 क्षमता निर्धारण एजेंसी या क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती है। बिल्कुल सही है। आईसीआरए नाम से जाने जाने वाली क्षमता निर्धारण एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ये सही है। बिम्स वर्क रेटिंग एक भारतीय साख क्षमता निर्धारण करती है एजेंसी, ये भी सही है। तो हिसाब से अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। इसमें बैंक ऑफ यूरो BBB के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, पहला है आरबीआई का गवर्नर बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन होता है, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों के चयन के लिए संस्तुति करता है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों को कार्य नीतियों और पूंजीवर्धन योजनाओं को विकसित करने में हेल्प करता है, ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। तो हिसाब से अपना बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें है परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चूंकि बॉन्ड को इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प है, परिवर्तनीय बॉन्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बॉन्ड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों से संलग्नता इंडेक्सेशन की मात्रा प्रदान करती है, ये वाला ऑप्शन गलत है। इस हिसाब से अपना फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ट्रेक्स पास्त प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें
भारत उपयुक्त में से किनका सदस्य है? तो भारत तीनों का ही सदस्य है, मेंबर। तो हिसाब से अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 37। हाल ही में वियतनाम विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में एक है, बिल्कुल करेक्ट है। वियतनाम का नेतृत्व बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली है, ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। वियतनाम का आर्थिक विकास विश्वव्यापी पूर्ति श्रृंखलाओं के साथ इसके एकीकरण और निर्यात के मुख्य ध्यान होने से जुड़ा है, करेक्ट। लंबे समय से वियतनाम की निम्न श्रम लागतों और स्तर विनिमय दरों में वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित करता है, ये भी करेक्ट है। हिसाब से अपना थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28। 38। निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व है? 38। तो इसमें है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। 39 क्वेश्चन है नॉन फंजिबल टोकन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूप डिजिटल रिप्रेजेंटेशन को सुकर बनाते हैं। वे अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स जो कर ब्लॉकचेन में विद्यमान है, उनका तुल्यता पर व्यापार या विनिमय किया जा सकता है और इसलिए उनका वाणिज्यिक लेन देन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, सपना वाला ये ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर जलाशय हैं और इधर स्टेट्स हैं। घाट प्रभा, गांधी सागर, मध्य प्रदेश, ये सही है। इंदिरा सागर। क्वेश्चन नंबर 40 है, इसमें अपना ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व और अंतरित ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए हैं? 41। न्याय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, भू राजस्व। पुलिस नहीं आता इसके अंडर में, तो इसका ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में शब्द फणम किसे निर्दिष्ट करता है? फणम, ठीक है। तो इसमें फणम एक प्रकार का कॉइन्स है, सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। बारिंद्र कुमार घोष, ये स्वतंत्रता सेनानी है। कौन से गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे? बारिंद्र कुमार घोष, योगेश चंद्र चटर्जी और रास बिहारी बोस। 3 क्रांतिकारी हैं, स्वतंत्रता सेनानी जो गदर पार्टी के साथ कनेक्ट थे। इनके बारे में आपको बताना है कौन कौन से हैं। 43 में होगा ये वाला ऑप्शन, केवल रास बिहारी बोस कनेक्ट थे, ये नहीं थे दोनों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन से है, प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे, ऐसा नहीं था। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। हाँ, ऐसा कुछ प्रावधान था, जिस हिसाब से बी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के संदर्भ निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। कुछ ग्रंथ है और इसमें से नीति प्रकरण, परिशिष्ट पर्वन, अवदान शतक और त्रिषष्टि लक्षण महापुरुष कौन से जैन ग्रंथ हैं? जैन ग्रंथ 2 और 4, परिशिष्ट पर्वन,
और महापुराण, ये दोनों जैन ग्रंथ हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। देखिए, इधर ऐतिहासिक व्यक्ति हैं और ये किस रूप में जाने गए, इनको आप मेल करना है। पहले आर्यदेव, ये जैन विद्वान थे। दिनांग, ये बौद्ध विद्वान थे। नाथ मुनि, ये वैष्णव विद्वान थे। तो इसमें से 2 युग में सही है, तो इस हिसाब से अपना थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 47 में है, पढ़ते हैं अपन कौन से कथन ठीक है, उनको आप देख लेना। भारत का पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ। जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर को घेरा डाल लिया, ये वाला करेक्ट है। मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया, ये इनकरेक्ट है। ये वाला भी इनकरेक्ट है, तो हिसाब से अपना ये ऑप्शन सी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, अपने पेपर्स को 2 पार्ट्स में 50-50 क्वेश्चंस में सोल्व करने का प्रयास करेंगे ताकि समझने में आसानी रहे। अब 48 क्वेश्चंस है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कुलाह धारण कहलाते हैं। 48 संयद को कुलाह धारण कहते हैं। 49 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासक द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपना फैक्ट्रिया गोदाम स्थापित किए। अल्फोंसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत गोवा को छीन लिया था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य में एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली जमीन को एक प्लाट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर ये वाला ठीक हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन अपना पार्ट 1 का, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता है, कुछ कट रहा है अपने आप। स्त्री दास अपने मालिकों के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए का पुत्र पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र कानून का हक मिलता है, ये भी करेक्ट है। तो हिसाब से अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।